हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका राधे एग्रो क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे जीपीपी के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि फाउंडेशन सीड से सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन करना है किसका? हमें वेजिटेबल्स का। वेजिटेबल्स में भी हमें फर्स्ट में कुछ वेजिटेबल्स उनका डिस्कस करते हैं, फिर एक वीडियो और आएगा हमारा जिसमें हम बची हुई वेजिटेबल्स का डिस्कस करेंगे। तो हमारे आइसोलेशन डिस्टेंस की बात करें, क्योंकि जो दोस्तों लेक्चर नंबर हमारा 4 था उसमें हमने जो मेन मेन पॉइंट्स है जिनको हमें चेंज नहीं करना है उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो हमें डिस्कस करना है, जिनको पॉइंट को चेंज करना है, जिन पॉइंट्स को चेंज करना है उन पॉइंटों के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे हम। तो इसमें आइसोलेशन डिस्टेंस की बात करें कि जो वेजिटेबल्स होती है यानी कि जो सब्जियां होती है उनमें आइसोलेशन डिस्टेंस कितना रखा जाता है, उनमें पोलिनेशन कौन सा होता है, साथ ही में इनमें आइसोलेशन डिस्टेंस सर्टिफाइड सीड और फाउंडेशन सीड में कितने आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है। तो दोस्तों, हमारे सभी जो वेजिटेबल्स है उनमें आइसोलेशन डिस्टेंस अलग अलग रखी जाती है और इनमें पोलिनेशन भी सभी में अलग अलग होता है। किसी में क्रॉस पोलिनेशन होता है तो किसी में सेल्फ पोलिनेशन होता है। तो दोस्तों, जो हमारे वेजिटेबल्स है वो वेजिटेबल्स में हमारे कौन कौन से वेजिटेबल्स है? तो हमारे पोटैटो यानी कि आलू है, इसमें हमारे सेल्फ पोलिनेशन होता है। और आइसोलेशन डिस्टेंस की बात करें तो फाउंडेशन सीड में हमारे आइसोलेशन डिस्टेंस 5 मीटर रखी जाती है, जबकि सर्टिफाइड सीड में इसकी आइसोलेशन डिस्टेंस 5 मीटर रखी जाती है। और प्याज या ओनियन की बात करें, ओनियन में हमारे क्रॉस पोलिनेशन होता है यानी पर परागण होता है। यानी पर परागण कैसे होता है? तो कीटों के द्वारा हमारे इसमें पर परागण होता है। इसमें फाउंडेशन सीड के आइसोलेशन डिस्टेंस की बात करें तो 100 मीटर इसकी, 1000 मीटर इसकी आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है, जबकि सर्टिफाइड सीड में इसकी 500 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है। टमाटर या टोमेटो की बात करें तो इसमें पोलिनेशन कौन सा होता है? तो इसमें सेल्फ पोलिनेशन होता है दोस्तों। और 50 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है। किसमें रखी जाती है? तो फाउंडेशन सीड में इसकी आइसोलेशन डिस्टेंस 50 मीटर रखी जाती है। सर्टिफाइड सीड में 25 मीटर इसकी आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है। बैंगन या ब्रिंजल की बात करें तो इसमें क्रॉस पोलिनेशन होता है दोस्तों, और साथ ही में इसमें 200 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है। किसमें? तो हमारे फाउंडेशन सीड में इसकी 500 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है और 100 मीटर इसमें सर्टिफाइड सीड में आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है। नेक्स्ट क्रॉप की बात करें यानी कि वेजिटेबल की बात करें तो हमारे ब्रिंजल, जिसको चिली ब्रिंजल की बात करें, ब्रिंजल की बात कर चुके दोस्तों हम। नेक्स्ट की बात करें चिली, चिली में कौन सा पोलिनेशन होता है? इसमें क्रॉस पोलिनेशन होता है। तो यानी कि इसमें क्रॉस क्रॉस पोलिनेशन होता है। तो किसके द्वारा होता है? तो क्रॉस पोलिनेशन हमारे जो इंसेक्ट होते हैं उनके द्वारा होता है। और चिली में आइसोलेशन डिस्टेंस की बात करें फाउंडेशन सीड में तो 400 मीटर इसमें आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है, और फाउंडेशन सीड में 400 मीटर रखी जाती है और सर्टिफाइड सीड में 200 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है। भिंडी या ओकरा की बात करें तो इसमें क्रॉस पोलिनेशन होता है दोस्तों। कौन सा पोलिनेशन होता है? पर परागण होता है। पर परागण क्या किस किस के द्वारा हो सकता है? कीटों के द्वारा हो सकता है, वायु के द्वारा हो सकता है, मधुमक्खी के द्वारा हो सकता है, मक्खियों के द्वारा हो सकता है, वायु के द्वारा हो सकता है। और फाउंडेशन सीड में हम इसके आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी रखते हैं? तो 400 मीटर इसका आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है और सर्टिफाइड सीड में इसके 200 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है। और दोस्तों, हमारे फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर में बात करें तो कौन सा पोलिनेशन होता है? इसमें क्रॉस पोलिनेशन होता है और 1600 मीटर इसमें आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है। किसमें? तो फाउंडेशन सीड में इसकी आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी रखी जाती है? 1600 मीटर रखी जाती है और सर्टिफाइड सीड में 1000 मीटर इसका आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है। दोस्तों, सभी क्रॉप्स में जो हमारे आइसोलेशन डिस्टेंस होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, इसलिए इनका आइसोलेशन डिस्टेंस को हम बार बार लिख करके याद कर सकते हैं। इनमें सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन, और इनमें जो आइसोलेशन डिस्टेंस है इसको हमें बार बार याद ही करना पड़ेगा। जब दोस्तों इसकी याद कर सकते हैं, वरना इसको याद करना बहुत पॉसिबल नहीं है। तो इसको बार बार आप रिपीट कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, इससे आपको ये जल्दी याद हो जाएंगे। और फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड में इसका आइसोलेशन डिस्टेंस कितना रखा जाता है उसका विशेष ध्यान रखिए। और दोस्तों, हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? तो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा इसका सोविंग टाइम। सोविंग का टाइम और सीड रेट दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट होती है, क्योंकि ये फसलें हम कभी खरीफ में कभी रबी में बोते हैं, तो उन वेजिटेबल्स का आइसोलेशन डिस्टेंस के साथ साथ ही उनका सोविंग का टाइम, सीड रेट भी परिवर्तित होता रहता है। तो दोस्तों, हम इसके आए सोविंग का टाइम और सीड रेट की बात करें, सभी क्रॉप्स में सोविंग का टाइम डिफरेंट डिफरेंट होता है और उनकी सीड रेट भी डिफरेंट डिफरेंट होती है दोस्तों। तो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सोविंग टाइम एंड सीड रेट।
दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें इनकी सीड रेट, इनमें पोलिनेशन, साथ ही में इनके आइसोलेशन डिस्टेंस, इनकी सीड रेट, इनको बार बार रिवाइज करके याद किया जा सकता है। आप इनको जब बार बार रिवाइज करेंगे या किसी चार्ट को बना करके, किसी चार्ट में इनको बना करके याद कर लीजिए, जल्दी याद हो जाएगा आपको। दोस्तों हम आलू की बात करें तो आलू में सोइंग का टाइम, आलू हमारे ठंडी जलवायु का पौधा है। इसको कब बोएंगे दोस्तों? तो इसको बोएंगे हम सितंबर अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर में इसकी सोइंग की जाती है और 25 से 30 कुंटल इसकी सीड रेट रखी जाती है। दोस्तों 25 से 30 कुंटल सीड रेट क्यों रखी जाती है इसकी? क्योंकि जो हमारे आलू होता है उसके सीड छोटे छोटे भागों में, जो यानी कि हमारे घर पे आलू होता है उसको हम 4 टुकड़ों में काट के उसकी सोइंग करते हैं, तो उसके सीड कितने होते हैं? बड़े बड़े होते हैं। तो उनको सीड को सोइंग करते हैं तो सीड रेट भी अधिक रखी जाती है। और जो हमारे ट्रू पोटैटो सीड होते हैं उनकी सीड रेट कम रखी जाती है। ट्रू पोटैटो सीड को हम नर्सरी में बोने के बाद में उसको ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो उसको टीपीएस बोला जाता है, ट्रू पोटैटो सीड्स। और दोस्तों हमारे जो प्याज होता है इसकी सीड रेट कितनी होती है, इसकी सोइंग कब होती है? तो इसको हम अक्टूबर नवंबर में बुआई करते हैं। इसकी इसकी सीड रेट हमारी कितनी होती है? तो इसके 8 से 10 किलोग्राम इसकी सीड रेट रखी जाती है। प्याज होता है हमारा, ओनियन होता है, इसकी सीड रेट कम रखी जाती है, 8-10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। और दोस्तों इसकी जो ट्रांसप्लांटिंग की जाती है, क्योंकि इसको सोइंग के टाइम कहाँ पर बुआई की जाती है इसकी? तो इसकी बुआई हमारी नर्सरी में की जाती है और उसके बाद में इसकी जो पौध होती है उसको हम मेन फील्ड में ट्रांसफर करते हैं। तो इसकी सीड रेट कितनी होती है? तो दोस्तों 8 से 10 किलोग्राम होती है और उसको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। और टमाटर की बात करें सितंबर अक्टूबर में इसकी सोइंग की जाती है। 600 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी सीड रेट रखी जाती है। ब्रिंजल की बात करें तो जून जुलाई में बोया जाता है इसको। 400 ग्राम इसकी सीड रेट रखी जाती है। अगर चीली की बात करें दोस्तों हम, तो चीली चीली को हम पूरे वर्ष कभी उगा सकते हैं क्योंकि डे न्यूट्रल प्लांट होती है। इसकी सीड रेट की बात करें तो इसकी 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी सीड रेट रखी जाती है। भिंडी की बात करें तो इसको फरवरी में बोया जाता है दोस्तों। इसकी सीड रेट 8 से 10 किलोग्राम होती है। फूल गोभी बात करें तो अगस्त सितंबर में इसकी सोइंग की जाती है। 600 से 700 ग्राम इसकी सीड रेट रखी जाती है। यानी कि दोस्तों हमारे जो सोइंग का टाइम होता है सभी क्रॉप्स का डिफरेंट डिफरेंट होता है, उनकी सोइंग रेट और जो सीड रेट होती है वो डिफरेंट होती है। जो हमारे पोटैटो होता है इसको सितंबर अक्टूबर में सोइंग की जाती है, इसकी सीड रेट अधिक रखी जाती है। 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी सीड रेट रखी जाती है। और ट्रू पोटैटो सीड होता है हमारा, उसका 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी सीड रेट रखी जाती है। हमारे प्याज या ओनियन की बात करें तो अक्टूबर नवंबर इसकी सोइंग की जाती है, 8-10 किलोग्राम से सीड रेट रखी जाती है। टमाटर की बात करें तो सितंबर अक्टूबर में बुआई की जाती है, 600-700 ग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी सोइंग इसकी सीड रेट रखी जाती है। ब्रिंजल की बात करें जून जुलाई में इसकी बुआई की जाती है, 400 ग्राम इसकी प्रति हेक्टेयर सीड रखी जाती है। चिली की बात करें तो इसमें पूरे वर्ष डे न्यूट्रल प्लांट इसको कभी भी उगाया जा सकता है, इस पे प्रकाश के उदय कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि इसको अधिक तापमान, कम तापमान या वर्षा इसके किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। अधिक वर्षा के कारण तो दोस्तों ये खराब हो जाती है, परंतु इसमें जो ताप होता है, जो हमारे सूर्य का प्रकाश होता है, उस प्रकाश से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भिंडी की बात करें तो भिंडी को हम फरवरी में बुआई करते हैं, 8 से 10 किलोग्राम इसकी प्रति हेक्टेयर सीड रेट रखी जाती है। गर्मियों में इसकी 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट रखी जाती है। फूल गोभी की बात करें, कॉलीफ्लावर की, तो इसे अगस्त से सितंबर में बुआई की जाती है, सीड रेट 600-700 ग्राम इसकी प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। दोस्तों जो हमारी सीड रेट होती है और सोइंग टाइम होता है वह डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर दोस्तों हम अगर इसमें पोषक तत्व की बात करें कि पोषक तत्व कब दिया जाता है, तो दोस्तों हमारे नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फॉस्फोरस और पोटास की संपूर्ण मात्रा बुआई के समय खेत में दी जाती है।
नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा पुष्पन के समय फसलों को दी जाती है। दोस्तों जो हमारे फर्टिलाइजर होते हैं यानी उर्वरक होते हैं उनको हम निम्नानुसार देते हैं। यानी कि आलू होता है उसमें हमारे नाइट्रोजन 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसका सोइंग के टाइम आधा सोइंग के टाइम दिया जाता है, आधा पुष्पन के समय दिया जाता है। नाइट्रोजन फास्फोरस 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी मात्रा दी जाती है। पोटास पोटास 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दिया जाता है। यानी कि ये प्रति हेक्टेयर हमने जो मात्रा लिखी है ये किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के रूप में लिखी है। प्याज की बात करें तो 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 25 किलोग्राम पोटेशियम। टमाटर में 100 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी मात्रा दी जाती है। बैंगन में 100 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 40 किलोग्राम। बैंगन की बात करें तो 100 किलोग्राम इसमें नाइट्रोजन दी जाती है, 60 किलोग्राम फास्फोरस दिया जाता है, 40 किलोग्राम पोटेशियम दिया जाता है। भिंडी मिर्च की बात करें 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसमें नाइट्रोजन दी जाती है, 40 किलोग्राम फास्फोरस दिया जाता है और उसमें 40 किलोग्राम पोटेशियम दिया जाता है। फूल को भिंडी की बात करें यानी कि ओकरा की बात करें 50 से 60 किलोग्राम इसमें नाइट्रोजन दिया जाता है, 30 किलोग्राम फास्फोरस दिया जाता है और 30 किलोग्राम इसमें पोटाश दिया जाता है। फूल गोभी की बात करें 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसमें नाइट्रोजन दिया जाता है, 80 किलोग्राम फास्फोरस दिया जाता है और 40 किलोग्राम इसमें पोटाश दिया जाता है। इन सभी की मात्रा बुआई के समय दी जाती है, लेकिन जो हमारा नाइट्रोजन होता है उसकी आधी मात्रा बुआई के समय, आधी मात्रा पुष्पन के समय दी जाती है, जिससे हमें वृद्धि पौधे की वृद्धि विकास अच्छा मिलता है और साथ ही उत्पादन में भी वृद्धि होती है। क्योंकि एक साथ उर्वरक देने से और साथ ही में नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग करने से हमारे जो फल फूल होते हैं उनका उत्पादन अच्छे से नहीं होता है और जो हमारे जो पौधे होते हैं वो उत्पादन कम देते हैं। हम एक साथ ही दे देते हैं तो नाइट्रोजन के अधिक प्रयोग से उनमें फलों का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है और जब उन्हें उर्वरकों की आवश्यकता होती है तो उन्हें मिल नहीं पाता है। इसलिए आधी पुष्पन के समय मात्रा को दिया जाता है। यानी कि आधी मात्रा कब दी जाती है दोस्तों? पुष्पन के समय आधी मात्रा दी जाती है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसमें जो सिंचाइयाँ कब कब की जाती है। दोस्तों हम इरिगेशन की बात करें यानी कि सिंचाई की बात करें तो किस फसल में यानी कि किस वेजिटेबल क्रॉप में हमारी कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है? तो हमारे जो पोटैटो होता है यानी कि आलू होता है इसमें 5 से 10 इंच सिंचाई की आवश्यकता होती है। और साथ ही में हमारे आलू होता है और द्विवर्षीय होता है, यानी कि बीज उत्पादन के लिए हमारे आलू कितने वर्षीय होता है? द्विवर्षीय होता है। और कंद उत्पादन के लिए हमारा 1 वर्षीय होता है। तो दोस्तों हमारे जो आलू होता है इसमें 5 से 10 सिंचाई की आवश्यकता होती है। और प्याज में कब सिंचाई की जाती है? दोस्तों हमारे जब प्याज को जल की आवश्यकता होती है तो हम उसकी सिंचाई करते हैं, यानी कि जब आवश्यकता हो तो हम सिंचाई कर सकते हैं। टमाटर की बात करें तो इसमें सप्ताह में 1 बार सिंचाई की जाती है। ब्रिंजल की बात करें तो इसमें सप्ताह में 1 बार सिंचाई की आवश्यकता की जाती है, यानी 6 से 7 दिन में 1 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। चिल्ली की बात करें तो इसमें चिल्ली में हमारे जब आवश्यकता होती है जब भी सिंचाई की आवश्यकता होती है तब हम सिंचाई करनी चाहिए। भिंडी की बात करें तो इसमें वीकली हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है, यानी कि सप्ताह में 1 बार सिंचाई करनी चाहिए। फूल गोभी की बात करें तो फूल गोभी में भी सप्ताह में 1 बार सिंचाई करनी चाहिए, जिससे क्या होता है उनका वृद्धि विकास अच्छे से होता रहता है और उत्पादन भी मिलता रहता है। इसलिए हमें सिंचाई उन्हें समय अनुसार करनी चाहिए। अधिक सिंचाई करने से रोग कीटों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। दोस्तों हमारे नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिजीज कंट्रोल, यानी कि हमारे जो वेजिटेबल्स होती है उन वेजिटेबल्स में कौन कौन से डिजीज लगती है जिनका हमें मैनेजमेंट करना है, उनका मैनेजमेंट कैसे करना है, उनका रासायनिक दवाओं के द्वारा उसका कंट्रोल करना है या उसकी हाथों के द्वारा निराई गुड़ाई करके करके हम उसका निपटान कर सकते हैं। तो हम दोस्तों आलू की बात करें तो आलू में हमारे अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट लगता है। अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट लगता है दोस्तों, और हमारे जो प्याज होता है उसमें अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट लगता है। तो दोस्तों हम इसका कंट्रोल कैसे करेंगे? इसका हम कंट्रोल मेटासिस्टोक्स या डाइथेन M45 से करेंगे। जो हमारे पोटैटो होता है उसमें हमारे कौन सी डिजीज लगती है? तो हमारी लेट ब्लाइट उसमें डिजीज लगती है और अर्ली ब्लाइट डिजीज लगती है। जो अर्ली ब्लाइट डिजीज और लेट ब्लाइट डिजीज का कंट्रोल कैसे करेंगे हम? तो या तो हम मेटासिस्टोक्स का प्रयोग करेंगे या डाइथेन डाइथेन M45 का हम इसमें प्रयोग करेंगे,
जिससे इसका कंट्रोल किया जा सकता है। जो डिजीज होती है हमारे पोटैटो में और जो ऑनियन होता है उसमें सेम लगती है। नेक्स्ट क्रॉप की बात करें कि टोमेटो यानी टमाटर, टमाटर में हमारे कौन कौन सी डिजीज लगती है? तो हमारे इसमें अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, डैम्पिंग ऑफ, डैम्पिंग ऑफ दोस्तों नर्सरी में लगने वाली डिजीज है। वायरस अफेक्टेड प्लांट्स, वायरस अफेक्टेड प्लांट्स यानी कि जो कुछ प्लांट्स वायरस से अफेक्ट हो जाते हैं तो हमारा डैम्पिंग होता है, उसको एग्लोसेनियन से हम समाप्त कर सकते हैं। लेट ब्लाइट को हम क्रॉप रोटेशन के द्वारा मैनेज कर सकते हैं, यानी कि फसल चक्र के द्वारा समाप्त कर सकते हैं। डैम्पिंग ऑफ की बात करें, जो हमारे पोटेट होता है तो दोस्तों उसमें हम जाइनेट का प्रयोग कर सकते हैं। लेट ब्लाइट में हम माइनेट का प्रयोग कर सकते हैं। डैम्पिंग ऑफ को हम सीड ट्रीटमेंट द्वारा समाप्त कर सकते हैं, यानी कि जब सीड सोइंग की जाती है तो सीड ट्रीटमेंट करके इसकी सोइंग करनी चाहिए। अगर दोस्तों वायरस की बात करें तो हमें उनको जो वायरस अफेक्टेड प्लांट्स है तो उनको फील्ड से हमें बाहर निकाल देना चाहिए, यानी कि जो अफेक्टेड प्लांट्स है उनको खेत से निकाल करके उनको कहीं जमीन में दबा देना चाहिए या जला देना चाहिए। तो जो हमारे पोटैटो होता है, टोमेटो होता है, टोमेटो में लेट ब्लाइट लगता है, इसको जाइनेप के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। अर्ली ब्लाइट है, इसको माइनेप के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। डैम्पिंग ऑफ है, ये डैम्पिंग ऑफ हमारे नर्सरी में लगने वाली मुख्य बीमारी है, जो पौधों की जो निचला भाग होता है उसको, जो जड़ वाला भाग होता है वो गल जाता है अधिक पानी की वजह से, और जो जिसको हम कैसे सही कर सकते हैं तो सीड ट्रीटमेंट के द्वारा हम उसको समाप्त कर सकते हैं। वायरस अफेक्टेड प्लांट्स होते हैं उनको हम खेत से निकाल करके जला करके समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें, यानी कि चीले की बात करें, चीले में कौन कौन सा रोग लगता है? चीले की यानी मिर्ची, मिर्ची में हमारे कौन कौन सी डिजीज लगती है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। चिली यानी कि मिर्च, इसमें डिजीज की बात करें तो डिजीज लगती है हमारे डायबेक, दूसरी डिजीज लगती है हमारे इसमें फ्रूट स्पॉट, तीसरी डिजीज लगती है हमारे वायरस, मुख्यतः किसके द्वारा होती है? वायरस के द्वारा होती है। डायबेक को हम डायथेन M41, और जो हमारे फ्रूट स्पॉट होता है इसको एग्रोसेन से, और जो हमारे वायरस इंसेक्ट कंट्रोल से। यानी कि जो हमारी चीजें होती है उसमें डायबेक होता है, इसको डायथेन M45 से हम समाप्त कर सकते हैं। फ्रूट स्पॉट होता है एग्रोसेन का स्प्रे कर सकते हैं। वायरस का होता है इंसेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि जो हमारे इंसेक्टिसाइड आते हैं उनसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, या उनको अफेक्टेड प्लांट्स को हम बाहर फेंक सकते हैं निकाल करके। अगर हम भिंडी की बात करें तो भिंडी में हमारा मोजेक लगता है, यानी भिंडी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो ओकरा बोला जाता है दोस्तों, ओकरा बोला जाता है। इसमें कौन सी बीमारी लगती है? तो मोजेक लगती है। इसको हम इंसेक्ट कंट्रोल के द्वारा समाप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें हमारे फूल गोभी की, फूल गोभी में हमारे कौन कौन से लगते हैं? तो इसमें फंगल बीमारियां लगती है, तो इसको हम कैसे समाप्त कर सकते हैं? इसमें फंगिसाइड का स्प्रे करके हम इसको समाप्त कर सकते हैं। चिली में हमारे कौन कौन सी डिजीज लगती है? डायरिया लगती है, फ्रूट स्पॉट लगती है, वायरस से भी होता है अफेक्टेड,
यानी कि डिजीज कौन कौन सी लगती है, इसमें डिजीज कौन करता है, इसमें तो इसमें वायरस में हमारे डिजीज करते हैं। तो डायथेनियम 45 एक्रोसेन इंसेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं। ओकरान मोजेक लगता है जिससे इंसेक्ट कंट्रोल के द्वारा हम समाप्त कर सकते हैं। फूल गोभी होती है जिसमें फंगल डिजीज करती है, जिसको हम फंगिसाइड का स्प्रे करके समाप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें दोस्तों हमारे, इसमें हम इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट कौन कौन से लगते हैं, तो हम इंसेक्टिसाइड के बारे में बात करते हैं। तो इसमें हमारे कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं दोस्तों, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। उनका कंट्रोल कैसे करेंगे, यानी मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो हमारे आलू होता है, सीड बोर्ड इंसेक्ट्स, इसको हम हेप्टाक्लोर, डस्ट से इसको समाप्त कर सकते हैं। प्याज होता है यानी कि ऑनियन, इसमें हमारे थ्रिप्स लगते हैं। इसमें हमारे क्या लगते हैं, थ्रिप्स लगते हैं। इसको कैसे कंट्रोल करेंगे दोस्तों, हम बेंजीन हेक्साक्लोराइड की डस्ट का स्प्रे करेंगे, यानी कि बुरकाव करेंगे। बेंजीन हेक्साक्लोराइड डस्ट का बुरकाव करेंगे। हम अगर टमाटर की बात करें, तो इसमें फ्रूट बोरर, फ्रूट बोरर लगता है। इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, तो हमारे इसमें सर्विल का प्रयोग करेंगे दोस्तों, यानी कि सर्विल का स्प्रे करेंगे। भिंडी की बात करें, तो इसमें हमारे फ्रूट बोरर, कटवर्म, रेड कॉटन बग, इसको हम मेटासिस्टोक्स से समाप्त करेंगे। इसको हम एल्ड्रिन का डस्ट का प्रयोग करेंगे। इसमें हम लुवान का प्रयोग करेंगे। जो हमारी भिंडी होती है उसमें जो ओकरा होती है उसमें फ्रूट बोरर लगता है दोस्तों। और जो हमारे कटवर्म होता है और रेड कॉटन बग होता है, इसका हम कैसे कंट्रोल करेंगे, तो हम फ्रूट बोरर के लिए मेटासिस्टोक्स का प्रयोग करेंगे। और हमारे जो कटवर्म होते हैं उसमें एल्ड्रिन डस्ट का प्रयोग करेंगे। और जो रेड कॉटन बग होता है इसका लुवान का हम प्रयोग करेंगे। या रेड कॉटन बग के लिए हम हेक्साक्लोराइड का डस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट वेजिटेबल की बात करें, तो नेक्स्ट वेजिटेबल कौन सी हमारे दोस्तों, तो नेक्स्ट वेजिटेबल है हमारे फूल गोभी यानी कि कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर में कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं, उन इंसेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जितने भी हमारे कॉलीफ्लावर में इंसेक्ट्स लगते हैं दोस्तों, उनका इंसेक्टिसाइड से हम समाप्त कर सकते हैं। यानी कि जो हमारे जितने भी गोभी में इंसेक्ट लगते हैं उनको हम कैसे इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करके समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारा टॉपिक था फाउंडेशन सीड से सर्टिफाइड फीड प्रोडक्शन का, वेजिटेबल्स का, जो हमने इसका फर्स्ट पार्ट आज समाप्त कर लिया है। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों ये हमारे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और जो हमारे सोविंग का टाइम है, सीड रेट है, इनमें पॉलिनेशन है, ये सभी क्रॉप्स का डिफरेंट डिफरेंट है। और जो कुछ मेन पॉइंट्स थे जो हमें सभी में समान लिखने हैं, तो हम हमारे लेक्चर 4 में इसका डिस्कशन कर चुके हैं। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह हमारे लेक्चर्स को देखते रहिए और शेयर करते रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक यू।